बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कॉमर्स फ्लेक्स। आज हम लेक्चर नंबर 8 लेने जा रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, दैट इज ऑफ क्लास 12 इकोनॉमिक्स। देन दैट इज द फर्स्ट चैप्टर, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ओके, सो अभी तक हमने 7 लेक्चर्स में सब कुछ पढ़ लिया था कि कैसा ब्रिटिशर्स लोग हमारे इंडिया आए, अलग अलग सेक्टर्स में क्या क्या उन्हें डिफॉल्ट्स करे। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया। उसके बाद कुछ थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखे थे जो हमने लास्ट लेक्चर में कवर अप किया था। एंड फाइनली अब हम आ गए हैं कंक्लूजन के ऊपर कि अब स्टेट क्या था इकोनॉमी का, इंडियन इकोनॉमी का। व्हाट वाज द स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। क्या वो भाई कंक्लूजन पढ़ लेते हैं कि क्या कंक्लूजन रह गया था या क्या चीजें थी। कंक्लूड कहने का मतलब क्या है पूरे चैप्टर का, व्हाट इज द कंक्लूजन कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस 1947 के टाइम पे, 15 अगस्त 1947 के टाइम पे हम कहाँ खड़े थे, हमारी इकोनॉमी का एक पूरा हम कंक्लूजन आज की वीडियो में पढ़ेंगे। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज चैप्टर का कंक्लूजन ही क्वेश्चन में ज्यादा एग्जाम से पूछा जाता है। इसका क्वेश्चन कि आप बताइए क्या कंक्लूजन था उसका। तो बेसिकली ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछ चुके हैं लोग प्रीवियस बोर्ड्स में, सीबीएसई बोर्ड्स में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो प्लीज आप अच्छे से आज का लेक्चर पूरा सुनिएगा, जो भी रहेगा 20-25 मिनट्स का, तो या उससे कम का भी हो सकता है। तो अब आप वो देखते हैं कितनी लेंथ जाती है, डिपेंडेंसी ऑन द एक्सप्लेनेशन पार्ट। तो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ आवर चैनल एज सुन एज एनी वीडियो गेट्स अपलोडेड ऑफ क्लास 12 और क्लास 11th। ओके, तो और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज जल्द से जल्द अपने फ्रेंड्सों के साथ शेयर करें जो आपके साथ 12th में पढ़ रहे हैं या फिर आपके जो जूनियर्स है या फिर 11th में, या फिर आप 11th के स्टूडेंट्स हैं तो आपके जो भी सीनियर्स हैं आप उनसे करें। ओके, तो बेसिकली अब हम पढ़ने वाले हैं कंक्लूजन पार्ट क्या है था। तो हम स्टार्ट करते हैं। फॉलोइंग आर द पॉइंट्स बिलो दैट रिवील्स द फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन बाय द ब्रिटिशर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। मतलब अब जो है कुछ पॉइंट्स आने वाले हैं, 5-6-7 पॉइंट्स आने वाले हैं कि जो हमको रिवील करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? रिवील करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, बताने वाले हैं कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स लोगों ने क्या किया था, एक्सप्लॉयटेशन किया था हमारी इंडियन इकोनॉमी के साथ। ओके, तो उसका सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये है, इंडिया रिमेन्ड एन एग्रीकल्चर कंट्री थ्रू आउट द ब्रिटिश पीरियड। ओके, जो इंडियन जो इकोनॉमी थी वो एग्रीकल्चर कंट्री बन के रह गई। ठीक है, इंडिया जो थी वो एग्रीकल्चर बन के रह गई एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो हम सिर्फ एग्रीकल्चर कंट्री थे, हमारे पास ना तो कोई इंडस्ट्रियल सेक्टर के नाम पे कुछ ज्यादा था और सर्विस सेक्टर तो हमारे पास था ही नहीं। ठीक है, एंड इट्स एग्रीकल्चर सेक्टर रिमेन टोटली बैकवर्ड। और जो एग्रीकल्चर सेक्टर भी था, ठीक है, हम एग्रीकल्चर कंट्री बन के रह गए थे, हम एग्रीकल्चर सोसाइटी बन के रह गए थे, लेकिन हमारे पास एग्रीकल्चर कंट्री के नाम पे भी हमारे पास कुछ था नहीं ज्यादा। हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर तो बिल्कुल बैकवर्ड था। मतलब जिस चीज के हम थोड़े बहुत जाने जा रहे थे वो उसमें भी हम बहुत पिछड़ चुके थे, बहुत पीछे थे, वो भी हम ढंग से काबिल नहीं थे उस चीज में। देयर वॉज कमर्शलाइजेशन, सिर्फ कमर्शलाइजेशन था ऑफ एग्रीकल्चर का ताकि वो सर्व कर सके इंटरेस्ट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, और जो एग्रीकल्चर सेक्टर का हम बार बार रट्टा लगाते हैं ना, एग्रीकल्चर सेक्टर से एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी, किसी काम की हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर नहीं था। वो एग्रीकल्चर सेक्टर इसलिए किसी काम का नहीं था क्योंकि उसको टोटली कमर्शलाइज कर लिया था। किसके लिए? सिर्फ ग्रेट ब्रिटेन के लिए, ताकि वो अपने इंटरेस्ट को सर्व कर सके। इंडिया से रॉ मटेरियल, मैं आपको हर अपने वीडियो में एक बात इस चीज का जरूर जिक्र करता हूँ कि बस रॉ मटेरियल को इंडिया से एक्सट्रैक्ट करके ग्रेट ब्रिटेन में जाके उसको डिप्लॉय कर देना ताकि उधर की इंडस्ट्रीज चल सके और इंडिया पूरे तरीके से, इंडियन इकोनॉमी पूरी तरीके से खोखली हो जाए। तो ये मैं बार बार हर अपने वीडियो में आपको डिस्कस करता हूँ। तो बस टोटली जो था एग्रीकल्चर को एक कमर्शलाइजेशन का जरिया बना दिया था। यहाँ से चीजें बनाते थे, कैश क्रॉप्स उगवाते थे। इनफैक्ट हमारे जो फूड ईटिंग क्रॉप्स थी वो तक भी हम उगा नहीं पाते थे क्योंकि हमको लालच दिया जाता था हमारे फार्मर्स को कि आपका लोन माफ कर दिया जाएगा, जमींदारी का टैक्स कम कर दिया जाएगा, लगान कम देनी पड़ेगी, जमीन फ्री कर देंगे, कैश क्रॉप्स उगाओ, पैसे ज्यादा दे देंगे। तो एक तो वैसे ही बेचारा किसान गरीबी का मारा सोचता चल 2 पैसे ज्यादा आ जाएंगे तो उगा देता हूँ कैश क्रॉप्स। आखिर में हमने बहुत सारे इस चक्कर में फेमाइंस भी देखे, जमीन हमारी खराब होती चली गई क्योंकि इंडिगो हम उगाएंगे, इंडिगो की बहुत हमने भयंकर प्रोडक्शन करवाया। और इंडिगो कैसी क्रॉप है, आपको पढ़ा होगा आपने अपने बचपन में या 7th-8th क्लास में पढ़ा होगा, जरूर पढ़ा होगा सोशल स्टडीज में, कि इंडिगो ऐसी क्रॉप है यदि वो एक बार जमीन पर उग जाए तो जमीन के सारे न्यूट्रिएंट्स को खराब कर देती है। इंडिगो का मतलब होता है नील। एक बार यदि वो जमीन पर उगा दी तो वो जमीन बंजर, उसके बाद उसके ऊपर कुछ और नहीं उग सकता, वो गई जमीन काम से। तो ये चीजें उन्होंने करवाई ताकि वो अपनी ब्रिटिश की इंडस्ट्रीज को सपोर्ट कर सके। ब्रिटिश रूलर्स नेवर ट्राइड टू मॉडर्नाइज द प्रिवेलिंग इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ इंडिया। अभी हमने यहाँ बात कर ली
एग्री की, अब हम यहाँ बात करते हैं इंडस्ट्रियल की। ब्रिटिश जो रूलर थे उनने कभी ट्राई ही नहीं करा कि वो मॉडर्नाइज कर सकें। क्या करें? मॉडर्नाइज करें द प्रिवेलिंग इंडस्ट्रियल सेक्टर को ऑफ इंडिया। इंडिया का जो प्रिवेलिंग, जो बढ़ रहा था, जो बढ़ सकता था, सामर्थ्यवान जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर था, जो आगे बहुत ज्यादा डेवलपमेंट कर सकता था, वो करने की कोशिश कर रहा था, वो चीजें अपनी दिखा रहा था, लेकिन ब्रिटिशर्स ने उसको जानबूझ के नजरअंदाज किया और उसको आगे बढ़ने नहीं दिया। अब हम पढ़ने वाले हैं देयर वॉज लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट्स एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज ऑफ द कंट्री। देयर वर लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन, यानी कि बहुत बड़े पैमाने पे, बहुत बड़े स्केल पे डिस्ट्रक्शन हुआ था। इसका वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट्स का, हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज का बहुत बुरी तरीके से खनन किया गया था, बहुत बुरी तरीके से उनका एक तरीके से कह लें शोषण किया गया था। साथ ही साथ में कॉटेज इंडस्ट्रीज जो थी हमारी, उनका भी बहुत बुरी तरीके से, मतलब क्या करें, पूरी तरीके से उनको डिसबैलेंस कर दिया गया था। मतलब उनका जो औचित्य था वही चला गया था, जो कि हमने बहुत बाद हमने मशक्कत करके, हमारी गवर्नमेंट ने काफ़ी कुछ इंप्रूवमेंट देके आज हमारे हैंडीक्राफ्ट सेक्टर को खड़ा किया है। और आज भी हमारे हैंडीक्राफ्ट सेक्टर्स वैसे ही हैं, उतनी ही रेपुटेड हैं जितना कभी ब्रिटिशर्स के आने के पहले भी थे। काफ़ी महंगे बिकते हैं और लोग खरीदते भी हैं, और इसलिए खरीदते हैं। और यदि मान लो कोई हैंडीक्राफ्ट सस्ता मिल भी जाए ना, तो भी इंसानों को हैरान हो जाता है कैसे हो गया। नहीं, हम तो महंगा ही खरीदेंगे, क्योंकि बिकॉज उसकी चीज़ ही ऐसी है, वो चीज़ ही ऐसी कि इंसान यदि मान लो 10 पैसे ज़्यादा भी लग रहे होंगे या 10 रुपये ज़्यादा भी लग रहे होंगे ना, वो इंसान खरीदेगा, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट चीज़ की डिमांड ही ऐसी है, उसकी शाही शौकत ही ऐसी बन चुकी है इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स की। और ये मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, मैंने वो खुद अपनी आंखों से एक्सपीरियंस भी किया है। और आप भी अपनी लाइफ में आगे जाएंगे ना, अभी तो आप 12th में ही है, अभी आप जाएंगे, आप वर्ल्ड को देखेंगे, दुनिया देखेंगे। बात तो खैर मैंने भी पूरी नहीं देखी है, लेकिन जितनी अभी तक देख ली है 3-4 सालों में, उतना तो मैं समझ गया हूँ कि नहीं यार, हैंडीक्राफ्ट की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, और जितना दाम बोलो उतना मिलता भी है। ऐसा भी नहीं है कि कुछ हो, नहीं, बिल्कुल उसकी रेपुटेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड बनी हुई है। और इनफैक्ट इंडिया में तो कुछ ज़्यादा ही है, एशियन मार्केट में बहुत ज़्यादा है। तो आप ज़रूर इस चीज़ को आप आगे जाके ज़रूर आप महसूस करेंगे। बाय फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ डिस्क्रिमिनेटिंग प्रोटेक्शन, ब्रिटिशर्स गेन कंप्लीट कंट्रोल ओवर द एंटायर इंडियन मार्केट्स। कुछ नहीं, सिर्फ एक पागल बनाया गया, एक डिस्क्रिमिनेटरी प्रोटेक्शन पॉलिसी बना दी कि भाई, ऑब्वियसली बात है यार, डायरेक्ट बोलेंगे कि ये लगा दो, ये रूल लगा दो, वो रूल लगा दो, तो इंडियंस लोग तो रिटेलिएट करेंगे, और इंडियंस लोग रिटेलिएट किया भी था। तो बस इंडियंस लोग को चुप कराने के लिए भाई ये बोल दिया कि हम आपकी मार्केट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और बस इस तरीके हमको बेवकूफ़ बना के कुछ नहीं किया, उल्टा हमारा मार्केट का ही छेद करते हुए चले गए। एक्सपोर्ट पॉलिसी या इम्पोर्ट पॉलिसी अपने हिसाब से मुताबिक बना दी उन लोगों ने। रेट्स जो थे, यदि इंडियन सामान बाहर भेजेगा तो उस पर डबल टिबल रेट्स, और कुछ सामान बाहर भेजेंगे ब्रिटेन तो फ्री में। यदि इंडियन वहाँ से सामान बाहर से एक्सपोर्ट करवाएंगे तो उनको एक्सपोर्ट ड्यूटी भी देनी पड़ेगी, और यदि ये लोग एक्सपोर्ट करवाएंगे तो इनके लिए फ्री। तो भैया इंडियन सामान तो गया ना, बिल्कुल इंडियन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स तो गई। रेलवेज का इस्तेमाल भी सिर्फ ब्रिटिशर्स करेंगे और कोई नहीं करेगा। गुड्स, सामान, रॉ मटेरियल भी सिर्फ यही लोग रेलवे में ट्रैवल करवाएंगे और इंडियंस नहीं करवाएंगे। तो इन सब चक्करों में क्या कर रहा है, बस हमें बेवकूफ़ बनाएंगे कि हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन कोई प्रोटेक्शन नहीं करा गया। ब्रिटिशर्स ने सिंपली कंट्रोल अपने इंडियन मार्केट्स में लेने के लिए ये सब फालतू की हमको बेवकूफ़ बनाया गया, और कुछ नहीं किया गया। ब्रिटिश रूलर्स ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म द इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, ग्रेजुअली धीरे धीरे उन्होंने ट्रांसफॉर्म कर दिया, लेकिन अच्छे वे में नहीं, बुरे वे में। इनटू अ प्राइमरी प्रोड्यूसिंग कंट्री। बस प्राइमरी प्रोड्यूसिंग कंट्री, यहाँ से आप जो है प्राइमरी गुड्स, रॉ मटेरियल। प्राइमरी प्रोड्यूसिंग का मतलब क्या होता है? प्राइमरी का मतलब होता है रॉ मटेरियल्स। प्राइमरी गुड्स का मतलब होता है रॉ मटेरियल्स, यानी कि सिर्फ जो था वो रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल करने के लिए उन लोगों ने इंडियन इकोनॉमी को बना दिया था। एग्रीकल्चर, एक्सपोर्टिंग ओनली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एंड रॉ मटेरियल्स नेसेसरी फॉर इंडस्ट्रीज एंड रेलवे नेटवर्क। ठीक है, सिर्फ उन्हीं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को और रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करना जिनकी ज़रूरत थी कहाँ पे रेल नेटवर्क को बनाने में, सॉरी, जिनकी ज़रूरत कहाँ थी? ब्रिटेन में। और ये किया किसके थ्रू गया था? रेलवे नेटवर्क के थ्रू, पोर्ट्स, शिपिंग, इरिगेशन एक्सेट्रा। यानी कुल मिलाने कहने का मतलब ये है कि देखो, जब इंडिया में रेलवे का सिस्टम स्टार्ट हुआ था, किताबों में तो नहीं दिया, एनसीईआरटी में भी नहीं दिया, आपके रिफ्रेशर्स में भी नहीं दिया, लेकिन हमने आगे जाके काफ़ी पढ़ा था, काफ़ी आगे जाके पढ़ने को आपको आएगा कि जिस टाइम पर इंडिया में रेलवे का इंट्रोडक्शन हो रहा था, तो उसी वक्त साइमल्टेनियसली ब्रिटेन में भी रेलवे बन रही थी। ठीक है, वहाँ पहले बनना स्टार्ट हो गई थी, लेकिन वहाँ बन रही थी, इंडिया में स्टार्ट हुई थी। लेकिन साथ ही साथ ब्रिटेन के पास इतना रॉ मटेरियल था नहीं कि वो अपना रेलवे का वहीं से रॉ मटेरियल लेके बना सके।
तो उसने कुछ नहीं करा। वही पॉइंट को यहाँ बोला गया है, चैप्टर में तो आपको पूरा समझाया नहीं गया है, लेकिन एक पॉइंट में चीज़ डाल दी गई थी। लेकिन उसके पीछे की कहानी मैं आपको बताता हूँ। वो ये थी कि उनको रॉ मटेरियल चाहिए था अपने रेलवे नेटवर्क के लिए, उनको रॉ मटेरियल चाहिए था अपने पोर्ट्स बनाने के लिए, शिपिंग यार्ड्स बनाने के लिए, इरीगेशन प्रोसेस भी जानने के लिए, थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर तो होता था ब्रिटेन में। तो इन सब चीज़ों के लिए जो रॉ मटेरियल था, इंडिया को तो ज़रूरत थी। तो दिखाने के लिए कि इंडिया में लगा रहे हैं, लेकिन वो पीठ पीछे सारा सामान लेके ब्रिटेन में जाते थे, क्योंकि ये सब चीज़ें इंडिया में भी करते थे वो लोग, थोड़ी बहुत तो करते ही थे, रेलवे नेटवर्क इंडिया में बिछाया ही था। तो यहाँ दिखाने के लिए कि हम कर रहे हैं इंडिया के लिए, लेकिन इंडिया में लगता था सिर्फ 20% और बाकी का 80% कहाँ चला जाता था, ब्रिटेन में। ये चीज़ें किताबों में नहीं मिलेंगी आपको, लेकिन हाँ ये आप बाकी सर्च करेंगे तो आपको ज़रूर मिलेंगी। तो कहने का मतलब ये, जितना भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स था, इस पॉइंट के अंदर कहने का मतलब यही है कि जितना भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स थे, जितने भी रॉ मटेरियल्स थे, जो भी नेसेसरी थे इंडस्ट्रीज के लिए, रेल नेटवर्क बनाने के लिए ब्रिटेन में, रेल नेटवर्क बनाने के लिए ब्रिटेन में, पोर्ट्स बनाने के लिए ब्रिटेन में, शिपिंग यार्ड्स बनाने के लिए ब्रिटेन में, इरीगेशन प्रोसेस करने के लिए ब्रिटेन में, सारा रॉ मटेरियल जो है वो इंडिया से ले जाया गया और कुछ नहीं किया गया। और इसीलिए इंडिया एक प्राइमरी रॉ मटेरियल एक्सपोर्टर बनकर रहेगी और कुछ नहीं। टू प्रमोट फॉरेन ट्रेड एंड एक्सप्लॉइट नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, उनने और एक काम कर दिया, उनने फॉरेन ट्रेड को पूरी तरीके से प्रमोट तो किया, लेकिन क्या करने के लिए, नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइटेशन करने के लिए, ऑफ इंडिया टू देयर एडवांटेज, अपने खुद के एडवांटेज के लिए। इंडिया टू देयर एडवांटेज का मतलब ये है कि इंडिया के जो नेचुरल रिसोर्सेज थे उनका इस्तेमाल किया गया फॉरेन ट्रेड के झूठे नाम के ऊपर, ताकि क्या करें, अपना स्वार्थ सिद्ध कर सके, अपनी चीजें, अपनी नीड्स को पूरा कर सके। द ब्रिटिश रूलर थॉट, फिफ्थ पॉइंट हो गया, फोर्थ हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ पे सिक्स पे आते हैं। The British rulers thoroughly exploited the Indian economy through economic drain. Economic drain, इस economic drain का मतलब ये होता है कि इंडिया की जो भी इकोनॉमी थी वो इंडिया में ना बह के कहाँ बह गई, ब्रिटेन में बह गई, बस और कुछ नहीं। इंडिया के सारे रिसोर्सेज, सारे रॉ मटेरियल, सारी अच्छी चीज़ें जो थी वो कहाँ जाके चली गई, ब्रिटेन में चली गई। तो इस तरीके से इंडिया की जो इकोनॉमिक चीज़ें थी उनका सारा ड्रेन जो है, एक ना ब्रेन ड्रेन कहते हैं, इंडिया का ब्रेन ड्रेन पूरा यूएस चला गया, यूके चला गया। तो वैसे इंडिया की अभी के टाइम पे, तो उस टाइम पे ये सब तो नहीं हुआ था, लेकिन उस टाइम पे ये था कि इंडिया का जो भी रॉ मटेरियल था, प्राइमरी गुड्स थे, प्राइमरी मटेरियल्स थे, वो सारा जो है इकोनॉमिक चीज जो हमारी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए लग सकती थी, वो सब जाके ब्रिटेन की इकोनॉमी में जाके ड्रेन आउट हो गई। इसलिए यहाँ इकोनॉमिक ड्रेन कहा गया है। और इसका पूरा एक्सप्लॉयटेशन जो था वो अच्छे तरीके से खूब जो ब्रिटिश रूलर्स ने किया। ओके, अब आते हैं, हमने पूरे 6 पॉइंट डिस्कस कर लिए, हमने पूरा पढ़ लिया कि भाई हमारी क्या कहानी थी। ठीक है, मैं आपको फिर से एक बार दिखा दूं, हम जो पढ़ रहे थे वो ये पढ़ रहे थे, कंक्लूजन पढ़ रहे थे, स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, कि भाई क्या कंक्लूजन था, क्या इंडिया का स्टेट ऑफ इकोनॉमी थी एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, क्या कंक्लूजन थे पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद, इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस की शाम कैसी थी। तो वो सब हमने पूरे 6 पॉइंट से पढ़ा कि बहुत बुरी थी, बहुत गरीबी हालत थी, बड़ी बेकार थी, कुछ भी अच्छा नहीं था। ठीक है, अब वो तो हमने पढ़ लिया कैसी थी। अब रिजल्ट क्या थे, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है और बच्चे लोग काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं या कि सर आप बताइए कि हम रिजल्ट्स पूछे तो हम क्या लिखें और हमारा स्टेट पूछे तो हम क्या लिखें। बेटा यदि स्टेट पूछे, कंडीशन पूछे क्या थी इंडियन इकोनॉमी की ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, तो जो 6 पॉइंट्स मैंने अभी ऊपर 2 पेज में बताया वो लिखना। और यदि मान लो रिजल्ट पूछे कि रिजल्ट क्या फेस करे थे इंडियन इकोनॉमी ने, क्या रिजल्ट फेस करे थे, उसके रिजल्ट क्या थे, उससे कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, तो बेटा ये 7 पॉइंट्स लिखना। और ये 7 पॉइंट्स मैंने बहुत शॉर्ट में लिखे हैं, 7 वीडियोस बना रहा हूँ, 7 लेक्चर्स हैं और हर लेक्चर में एक पॉइंट के बारे में डिस्कशन जरूर मिलेगा। तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट यही होगा कि आप मेरा हर एक लेक्चर जाके देखें, उसको अच्छे से पढ़ें, सातों के सातों पॉइंट है वो क्लियर हो जाएंगे। अभी मैं आपको सिर्फ ब्रीफ में बताता हूँ, क्योंकि अब दोबारा से पूरा वीडियो रिकॉर्ड करूंगा तो 1 या 1.5 घंटे से ऊपर का वीडियो चला जाएगा और उसका कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि 7 वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ और हर वीडियो में मैंने हर एक पॉइंट के ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है। तो आप जरूर जाकर देखिए, किसी ना किसी वीडियो में ऊपर नीचे आपको चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो पहला पॉइंट देखते हैं हम, द कांस्टेंट पर कैपिटा इनकम ओवर अ लॉन्ग पीरियड। ठीक है, द कांस्टेंट पर रिजल्ट क्या दिखा, जो भी ब्रिटिशर्स लोगों ने अभी तक हमने 2 पेज में जो पढ़ा वो सब करने के बाद उसका रिजल्ट क्या था, उसका रिजल्ट ये देखने को मिला कि बहुत लंबे समय तक हमारी जो पर कैपिटा इनकम थी, लंबे समय तक वो कांस्टेंट बनी रही। अब जाके बढ़ना स्टार्ट हुई आफ्टर 2000, वरना 2000 के पहले तो हमारी पर कैपिटा इनकम की बहुत बुरी हालत थी। नेक्स्ट पॉइंट, जमींदारी सिस्टम खोखला करके हमारे पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर को, जमींदारी सिस्टम उनने अपनाया और इंडिपेंडेंस के बाद तक भी जमींदारी सिस्टम काफ़ी दिनों तक चला, काफ़ी दिन काफ़ी दिन ना बोलूँ तो काफ़ी सालों तक चला और हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को इसने बहुत ख़राब करा। अब तो ये फिर भी बंद हो गया है, लेकिन इसे काफ़ी सालों तक, काफ़ी दशकों तक हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत दिक्कत दी। ठीक है, इंक्रीजिंग डिपेंडेंस ऑफ पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर। ठीक है, हमारा जो था एग्रीकल्चर सेक्टर को तो उन्हें डेवलप किया, भले अपने कारण के लिए किया, कुछ भी किया, लेकिन एक कहने के लिए, कहने के तौर पे वो एक एग्रीकल्चर नाम सेक्टर का नाम एक सेक्टर दे गए थे। बाकी यूनिवर्सल सेक्टर तो हमारा किसी काम का था ही नहीं और सर्विस सेक्टर तो हमारा ऐसा था कि मतलब
क्या ही बोलें, कोई इंट्रोडक्शन ही था उसका उस टाइम पे। तो कहने को सिर्फ एग्रीकल्चर प्रधान देश बना गए, हमको डिपेंडेंस पूरा एग्रीकल्चर पे दे गए थे। वो तो हमने धीरे करते करते हमारे एग्रीकल्चर सोर्सेज का हमने इस्तेमाल करा और फिर हम उसको धीरे करते करते इंडस्ट्री सेक्टर में भी आगे बढ़े और फिर इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए सर्विस सेक्टर को भी हम आगे धीरे धीरे हम ही लेके आए। ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन, हमको सिर्फ ट्रेडिशनल मेथड ही सिखा के गए थे। हमारा कोई भी एजुकेशन पे, हमारे फार्मर्स के एजुकेशन पे, हमारे बच्चों के, जो भी हमारे स्टूडेंट्स थे उस वक्त या जो भी लोग थे, स्टूडेंट्स कहना सही नहीं होगा, उस वक्त के जो भी लोग थे जो पढ़ने लायक थे, उन पे कोई एजुकेशन इन्वेस्टमेंट नहीं किया गया। और सिंपल सी बात है, यदि आप एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तो ऑब्वियसली बात है, भले ही खेती क्यों ना हो, उसमें भी आप सफलता नहीं पा सकते जब तक आपको उसकी अच्छे से नॉलेज ही ना होगी। तो हमारा जो था वो ट्रेडिशनल मेथड्स थे, जो कि हमने बाद में अपनी एजुकेशन पॉलिसी चेंज कर करके, कुछ भी कर करके, हमने कैसे तैसे करके हमारा एजुकेशन सेक्टर इतना किसान को हमने बताया, चाहे किसान अनपढ़ ही क्यों ना हो, लेकिन हमने उसको बाद में पढ़ा लिखा साक्षर इतना तो बना दिया कि उसको ये पता होता है किस मौसम में कौन सा चीज़ उसको उगानी है, कितनी खाद डालनी है, कितना फर्टिलाइजर डालना है, कितने पेस्टिसाइड्स डालने हैं यदि वो लगाता है तो, HYV सीड्स का कैसे इस्तेमाल करना है, कितना पानी देना है, कौन सी खाद डलेगी, कितनी मात्रा में खाद डालनी है। ये सब हमने काफ़ी हमारे जो प्रोग्राम्स कर करके, प्रधानमंत्री ने बहुत, मतलब देश के जितने प्रधानमंत्री उनके एक आध नाम पे पक्का कोई ना कोई किसान नॉलेज की कोई ना कोई स्कीम दूरदर्शन पे आज भी चलती है। और आज भी दूरदर्शन पे एक प्रोग्राम आता है शाम के टाइम पे जो किसानों को नॉलेज देता है कि क्या करना है, क्या कैसे नहीं करना है। तो हमने इस तरीके से बहुत बहुत ज़्यादा हमने काम किया हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर पे, और हमने अपने मेथड्स बदले कल्टीवेशन के, ठीक है। हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ फेमाइंस, ऑब्वियसली बात है, आप ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कल्टीवेशन रख के जाओगे तो यार खाना तो हम उतना उगा नहीं पाएंगे, थोड़ा बहुत तो हमको साइंटिफिक चीज़ें लगानी पड़ेंगी। HYV सीड्स का जब हमने यूज़ करना चालू किया तो हम बम्पर हो गए। हम पहले इंपोर्ट करते थे USA से गेहूँ, अब हम आज के टाइम पे हम दुनिया को एक्सपोर्ट करते हैं गेहूँ HYV सीड्स यूज़ करने के बाद, ग्रीन रेवोल्यूशन आने के बाद। तो मतलब ये कहाँ से हुआ? और फिर उसके बाद फेमाइन, उसके बाद से आज तक पढ़ा नहीं, वरना उसके पहले फेमाइन से बहुत ज़्यादा पड़े थे। तो ये फेमिन्स क्यों पड़े? क्योंकि कल्टीवेशन प्रोसेस हमारा पुराना था, पिछड़ा था, खाना हम इतना बना नहीं पाते थे, और जितना बनाते थे हम बाहर ब्रिटेन भिजवा देते थे, साथ हमारा ब्रिटेन उठा के भेज देता था। तो हम कहाँ से, हम फेमिन ही तो झेलेंगे हम। तो हम फेमिन झेलते तो चले गए क्योंकि हमारा कल्टीवेशन में इतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट था नहीं, टेक्नोलॉजी का हम ज़्यादा यूज़ करते थे नहीं। तो इसने हमें बहुत दिक्कत देखी। डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स, ये तो बुरी तरीके से मैंने अभी 10 मिनट पहले समझाया, ठीक है, कि इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स का बुरी तरीके से इन्होंने पूरा खात्मा कर दिया था। इनका एक्सपोर्ट पे ज़्यादा ड्यूटी लगा दी, इंपोर्ट पे ज़्यादा ड्यूटी लगा दी, इंडिया में भी बेचने लायक नहीं छोड़ा, ना कोई कनेक्शन नहीं रखा इन्हें, टोटल इंडियन हैंडीक्राफ्ट को दबा के रख दिया और डस्टबिन में डाल दिया था, और कुछ नहीं, बुरी हालत थी। और हमने इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स को काफ़ी उठाया और आज इस मुकाम में पहुँचाया है कि बहुत ज़्यादा वैल्यू है इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स की, आज भी बनी हुई है, जो कि मैंने आपको बताया। इनएडिक्वेट इंडस्ट्रियलाइजेशन तो बस नाम मात्र का था, कुछ 2-4 इंडस्ट्रियलिस्ट, टाटा बिरला, जिन लोगों ने उस वक्त स्टार्ट किया था, उनने सिर्फ स्टार्ट किया था कि हाँ भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन लेना आए थे। काफ़ी परेशानी क्रिएट की ब्रिटिशर्स लोगों ने इंडस्ट्रियलाइजेशन करने में इंडिया को, और इंडिया का इंडस्ट्रियलाइजेशन तो बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन वो बहुत बाद में हुआ। और सही तरीके से, सही मायनों में बोलूँ तो इंडस्ट्रियलाइजेशन ने सही रफ्तार तो आफ्टर इंडिपेंडेंस ही पकड़ी है। जो हमारा इंडस्ट्री सेक्टर है वो तो आफ्टर इंडिपेंडेंस ही काम आया है, और सर्विस सेक्टर ने भी उसके बाद ही रफ्तार पकड़ी है, और इनफैक्ट सर्विस सेक्टर तो उसके बाद ही अस्तित्व में आया इंडिपेंडेंस के। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ 7 पॉइंट्स, ठीक है, और इनको बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ने के लिए आप मेरे पिछले 7 वीडियोस आप देख सकते हैं, लेक्चर्स देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में, बकायदा चैनल की प्लेलिस्ट में है, और मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, और अपने आई कार्ड में भी उसका मेंशन मैं कर दूंगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, और यदि अभी तक आप हम चैनल अपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू चीज़ स्टार्ट करने वाले हैं, शायद नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्लानिंग पे, तो हम प्लानिंग पढ़ेंगे, इसके बाद क्या थी नई जैसे प्लानिंग हुई, कितनी प्लानिंग हुई, कैसी हुई, तो हम सब पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, एंड चलिए आप अपना ध्यान रखिए, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, एंड कीप लर्निंग एंड कीप इंटरैक्टिंग। बाय बाय।